अब कुछ एबनॉर्मल टाइप ऑफ माइटोसिस की बात करेंगे हम, ठीक है। हमने अभी तक जो भी बात किया है बच्चे, वहां पर क्या हो रहा था, पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा था, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जा रहा था। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो रही थी और आपको एक से दो सेल मिल जा रही थी, ठीक। यहाँ पर हम कौन सी कंडीशन देखने वाले हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की कंडीशन। यहाँ पर क्या होगा बच्चे कि कैरियोकाइनेसिस मतलब कि न्यूक्लियस तो डिवाइड किया, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, लेकिन उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, मतलब कि सेल डिवाइड नहीं हुई, एक से दो सेल नहीं बनी। तो क्या होगा सर, एक ही सेल के अंदर यहां पर अब क्या हो जाएंगे, हमें दिख रहा है कि दो दो न्यूक्लियस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन से क्या हो जाएगी, एक ही सेल के अंदर जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस आ जाएंगे तो बोलेंगे सर कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो यहां पर आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। और दो तरह की मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हम देखते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं सिनसाइट और एक को बोलते हैं सीनोसाइट। ये दो नाम आपके एनसीईआरटी में अलग अलग जगह देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। सिनसाइट का मतलब क्या होता है, ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, यहां पर भी एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। और सीनोसाइटिक कंडीशन में भी आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस एक सिंगल सेल में देखने को मिलेंगे, लेकिन दोनों का जो फॉर्मेशन है वो अलग अलग तरीके से होता है। ये जो आपका सिनसाइट है, यहां पर क्या होता है, देखिए एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, और तीनों सेल का क्या हुआ, ये जो कॉमन बाउंड्री थी वो डिसॉल्व हो गई, और कॉमन बाउंड्री के डिसॉल्व होने की वजह से अब ये क्या हो गई, अभी एक सिंगल सेल बन चुकी है, और ये सब न्यूक्लियस एक सिंगल सेल के अंदर आ गई। देखो, तो इस तरह की जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनी है, इसको हम बोलते हैं सिनसाइट कंडीशन। यहां पर ही मल्टी न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है आपको, ठीक है। और दूसरे तरह की जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं सीनोसाइटिक कंडीशन। सीनोसाइटिक कंडीशन क्या होती है बच्चे, कि यहां पर एक ही जो सिंगल सेल है, इसका एक ये न्यूक्लियस है, क्या होगा, इस न्यूक्लियस का फर्दर डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, जिसकी वजह से एक सिंगल सेल के अंदर आपको एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। जितनी बार वो न्यूक्लियस डिवाइड होगा उतने ज्यादा न्यूक्लियस के नंबर बढ़ते चले जाएंगे और एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के नंबर वो बढ़ जाएंगे। और दूसरी तरह की जो हमें एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिलती है बच्चे, वो है आपका एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस में क्या होगा, यहाँ पर क्या होने वाला है कि क्रोमोसोम का तो डुप्लीकेशन हो चुका है, ठीक है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर चुके हैं, देखा हमने एस फेज में हमने कराया था डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन क्या हुआ उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड नहीं किया, ठीक, यानी उस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है उनके अंदर डीएनए कंटेंट डबल हो चुका है, डुप्लीकेट कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद न्यूक्लियस डिवीजन नहीं हुआ, ठीक। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं, क्या हो गई सर, ये हो गई पॉलीप्लाइडी कंडीशन, ठीक है। यानी इस कंडीशन को, जो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक, इसे हमने बोल दिया कि एंडोमाइटोसिस हुई है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इट लीड्स टू पॉलीप्लाइडी, ठीक है, इट लीड्स टू पॉलीप्लाइडी, ठीक। और एक हमारा एक केमिकल है कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन, इस पे क्वेश्चन आता है कि कॉल्चिसिन क्या कराता है, ये पॉलीप्लाइडी कराता है, इट इंड्यूसेस पॉलीप्लाइडी। कैसे पॉलीप्लाइडी कराता है, क्योंकि ये जो कॉल्चिसिन केमिकल है बच्चे, ये क्या करेगा, ये हमारे जो स्पिंडल फाइबर है उनके फॉर्मेशन को अरेस्ट कर देता है, उनका फॉर्मेशन नहीं होने देगा। और जब स्पिंडल फाइबर ही नहीं बनेंगे तो आपको पता है कि स्पिंडल फाइबर ही क्या करते हैं, क्रोमोसोम को खींच के लेकर जाते हैं दोनों पोल पर, और न्यूक्लियस के डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। और जब स्पिंडल फाइबर ही नहीं बनेंगे तो फिर न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा आपका, ठीक, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, पॉलीप्लाइडी की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो एक इस पे क्वेश्चन आता है, कॉल्चिसिन क्या है, तो ये हमारा माइटोटिक पॉइजन होता है, ठीक है। तो हमने दो तरह के सेल डिवीजन के बारे में बात किया था बच्चे, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है, और दूसरा क्या था हमारा, मियोसिस था। तो माइटोसिस मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अब दूसरी तरह की जो सेल डिवीजन है, इसको हम मियोसिस बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात ये आती है कि मियोसिस करानी क्यों है, जब माइटोसिस से इतने अच्छे सेल डिवीजन हो जा रहा है, तो ये मियोसिस दूसरे तरह की सेल डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम देखें बच्चे, जो जैसे हम अगर ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन में हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मेल है, फीमेल है। मेल क्या बनाती है, मेल गैमिट बनाती है। मेल क्या बनाएगा, मेल गैमिट। फीमेल क्या बनाएंगी, फीमेल बनाएगी आपकी फीमेल गैमिट, ठीक। और फिर दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या होता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। और यही जाइगोट फिर आगे डेवलप करके पूरा यंग वन, नया ऑफस्प्रिंग बनता है। जैसे अगर अपनी बात करें तो हमारे फादर से हमें मेल गैमेट, मदर से फीमेल गैमेट, उनके फ्यूजन से हम जाइगोट बने, जाइगोट से फिर हमारी पूरी बॉडी बन गई। तो इस तरीके से देखें बच्चे, तो इस सेल के अंदर जो मेल गैमेट बनी, ठीक है, अगर हमें पता है हमारे हर एक सेल डिप्लॉइड होती है, तो हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। और इसी तरीके से अगर माइटोसिस, जैसा कि आप पढ़ कर रहे हो, अगर माइटोसिस से ही अगर आपने क्या कर दिया,
गैमेट भी बना दी तो इस गैमेट के अंदर भी 46 क्रोमोसोम और इधर इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम, और दोनों तरह की सेल के फ्यूजन से ही तो आपका जाइगोट बनता है। तो दोनों जब सेल फ्यूज करेंगे तो दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो क्या हो जाएगा फिर 46 और प्लस 46 तो कितना सर 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे सर। ठीक है, तो जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम कितने हो गए 92। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है सर, हमारे अंदर भी 46 ही क्रोमोसोम है और हमारे पेरेंट्स के अंदर भी 46 ही है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर जब हम गैमेट्स बनाते हैं, गैमेट्स बनाते समय हम एक डिफरेंट तरह की डिवीजन करते हैं जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। और इस मियोसिस जो डिवीजन है इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं ये 46 क्रोमोसोम वाली जो सेल है ये डिवाइड करके जब दो डॉटर सेल बनाती है तो इसके अंदर केवल 23 क्रोमोसोम ही रहते हैं। यानी मियोसिस के दौरान क्या करते हैं हम, क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाफ कर देते हैं। यानी हमें समझ में आ गया सर मियोसिस क्यों करानी है, क्योंकि मियोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, और क्रोमोसोम नंबर जब हाफ होंगे तो इसी तरीके से फीमेल भी आपकी गैमेट बनाएगी, फीमेल गैमेट के अंदर भी 23 क्रोमोसोम ही होंगे। ठीक, और उसके बाद दोनों गैमेट फ्यूज कर जाएंगे तो फिर 46 क्रोमोसोम। तो इस तरीके से क्या हुआ आपका कि जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो कंजर्व रह रहे हैं हर जनरेशन बाई जनरेशन। ठीक है, हर जनरेशन में क्रोमोसोम के नंबर क्या कर दिए हमने, कंजर्व कर दिए। ऐसा हम क्यों कर पाए? क्योंकि सर ये मियोसिस कराने की वजह से कर पाए। यानी समझ में आ गया कि मियोसिस में क्या चलने वाला है सर, यहाँ पर जो सेल बनेंगे उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, जस्ट हाफ रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और जरा देखते हैं इस मियोसिस के बारे में और क्या होने वाला है यहाँ पर। तो अगर हम मियोसिस की बात करें, जब आप मियोसिस पढ़ोगे बच्चे तो मियोसिस को आप दो स्टेप में पढ़ते हो, बोलते हो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। क्या होता है यहाँ पर ये जो पेरेंटल सेल होती है, पहले इस पेरेंटल सेल पर आप मियोसिस फर्स्ट कराते हो, और इस मियोसिस फर्स्ट के बाद ये जो सेल है ये एक से दो डॉटर सेल बनाती है। ठीक है, और इन दोनों डॉटर सेल में फिर आप क्या कराते हो, यहाँ पर मियोसिस सेकंड कराते हो। फिर हर दो डॉटर सेल से दो सेल यहाँ पर बनती है मियोसिस सेकंड के बाद। ठीक है, और ये तब जाकर ही आप बोलते हो कि अब मियोसिस कंप्लीट हुई। तो मियोसिस कंप्लीट होने में कितने स्टेप चल रहे हैं, 2 स्टेप चल रहे हैं। और मियोसिस के एंड पर कितनी सेल बनती है, तो 4 सेल बनती है। ठीक है, 4 सेल, यहाँ पर 4 सेल आप बनाकर ला रहे हो मियोसिस के एंड में। तो अब बात ये आती है सर कि क्यों कराना हमें, क्यों मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड कराना ही क्यों? ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मियोसिस और माइटोसिस में कोई कंपटीशन चल रही है कि तुम 2 सेल बनाकर दे रहे हो, हम 4 सेल बनाकर देंगे। ठीक है, यानी कोई ना कोई जरूरत होगी। तो यहां पर हम बात करेंगे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सेल को यहां पर मियोसिस फर्स्ट और फिर मियोसिस सेकंड कराकर मतलब 4 सेल बनाना पड़ा यहां पर। ठीक है, और मियोसिस के एंड में हमें 4 सेल यहां पर मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यानी हमें समझ में आ गया सर कि मियोसिस को 2 स्टेप में पढ़ेंगे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, मियोसिस फर्स्ट के बारे में, और फिर हम करेंगे सर मियोसिस फर्स्ट पे जो सेल बनेंगे उनमें हम कराएंगे मियोसिस सेकंड। ठीक है, और यहीं पर आप एक चीज और जान जाओ बच्चे, पूरे मियोसिस प्रोसेस में आपको 2 इंपॉर्टेंट काम करना है यहाँ पर। ठीक है, मियोसिस कराते समय आपको 2 इंपॉर्टेंट काम करना है जो आपको दिमाग में रख के चलना है मियोसिस पढ़ने से पहले ही। क्या क्या वो 2 इंपॉर्टेंट काम क्या है सर? तो सबसे पहला काम क्या है, हमें जो क्रोमोसोम के नंबर है, ठीक है बच्चे, क्रोमोसोम के जो हमारे नंबर है 46, उनको हाफ करके 2 हैप्लॉइड सेल बनाती हैं। ठीक है, हैप्लॉइड सेल हमको बनानी है। पहले तो क्रोमोसोम नंबर को हाफ करना सबसे पहला काम ये है। ठीक, और दूसरा काम जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट काम चलने वाला है मियोसिस में, वो होता है बच्चे क्रॉसिंग ओवर। क्या चीज? क्रॉसिंग ओवर। सर ये क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो क्या है वो हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये है बच्चे। तो अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्यों फेवर करते हैं, इसलिए फेवर करते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो सेल बनती हैं, जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, वो क्या होते हैं, वो वेरिएंट होते हैं। क्या होते हैं वो वेरिएंट होते हैं सर। वो अपने पेरेंट से अलग होते हैं। पेरेंट से अलग क्यों होंगे, क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन हुआ, उनके अंदर डिफरेंस होता है सर, डिफरेंस होता है थोड़ा सा अपने पेरेंट से। और वो पेरेंट से अपने क्यों अलग है, तो सर उसके पीछे का जो रीजन है वो है क्रॉसिंग ओवर। क्या रीजन है? क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, यानी सर हमें यहां पर समझ में आ गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशन नाम की चीज आती है, उस वेरिएशन नाम की चीज के पीछे का जो रीजन है जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, वो भी हमें यहां पर डिस्कस करना है। तो मियोसिस पढ़ते समय आपको 2 गोल आपके हैं। क्या? एक तो क्या नंबर सेल का क्या है, क्रोमोसोम के नंबर हाफ करना, और दूसरा क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी समझ लेना इसी आपके मियोसिस में ही। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले मियोसिस फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर मियोसिस सेकंड देखेंगे। अब मियोसिस फर्स्ट में अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो मियोसिस फर्स्ट तो ये तो आपका डिवीजन फेज हो गया, और डिवीजन फेज के पहले तो सेल के अंदर क्या चलता है, पहले इंटरफेस चलता है। ठीक है, तो इस मियोसिस फर्स्ट जो डिवीजन फेज आप पढ़ने जा रहे हो बच्चे, इसके पहले जो इंटरफेस चल चुका है वो किस तरीके का इंटरफेस चला होगा, तो सर ये सेम जैसा कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था,
ठीक है, G1, S, G2 वो सारी चीजें यहाँ पर चल चुकी हैं, ठीक। और सेल जो है वो अपना डीएनए भी डिवाइड कर चुकी है, अपना सेल का साइज भी बढ़ा चुकी है, ठीक। अब उसके अंदर हमें डिवीजन कराना है, और किसके थ्रू? मियोसिस के थ्रू, ठीक है। तो अब हम वो डिवीजन कराने जा रहे हैं। तो इस मियोसिस को भी क्या करोगे, जैसे आपने माइटोसिस को पढ़ा, माइटोसिस को हम फर्दर, माइटोसिस हमारी कंटिन्यूअस फेज होता है, कंटिन्यूअस साइकिल होती है, लेकिन उसको हम लोग 4 फेज में डिवाइड कर देते थे, ठीक। तो इस मियोसिस को भी हम लोगों ने क्या किया, 4 फेज में डिवाइड कर दिया। क्या बोला इसको हम लोगों ने? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ठीक है। अब यहां पर ये जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है, इसको फर्दर हम क्या करते हैं, 5 फेजेस में डिवाइड करते हैं। सर क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्यों इनको 5 फेज में डिवाइड करें? बाकी सब नॉर्मल उसी तरीके से चलाएंगे हम, ठीक। और इस प्रोफेज फर्स्ट को हम 5 फेज में डिवाइड कर देते हैं। और इस 5 फेज में डिवाइड करने का क्या मतलब है, उसके लिए आप समझो कि मैंने आपको जो बताया था कि मियोसिस में आपको 2 काम करने, एक तो डीएनए, एक तो क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ करना है, और दूसरा क्रॉसिंग ओवर नाम की जो चीज मैंने आपको बताई थी। तो जो क्रॉसिंग ओवर है बच्चे, वो इसी प्रोफेज फर्स्ट में ही होने वाला है, इसी प्रोफेज फर्स्ट में ही वो हम क्रॉसिंग ओवर कराने वाले हैं, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि इस 5 फेज में डिवाइड करके कहीं ना कहीं उस क्रॉसिंग ओवर के हम एक एक स्टेप्स को पढ़ेंगे, यहां पर किस तरीके से वो क्रॉसिंग ओवर हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्रोफेज के सारे स्टेप्स को पढ़ेंगे और फिर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पर चलेंगे। तो मियोसिस में 2 इंपॉर्टेंट काम होने वाले हैं, एक तो क्या बताओ कि रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, और दूसरा क्या है आपका क्रॉसिंग ओवर। तो इसका जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है इसका, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर, वो क्रॉसिंग ओवर आपकी बच्चे इसी प्रोफेज में होने वाली है, ठीक। अब क्रॉसिंग ओवर होती कैसे है सर, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमें करना क्या है, तो उसका हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक। क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता क्या है बच्चे, कि हमें करना क्या होता है कि 2 हमें होमोलोगस जो क्रोमोसोम है उनको एक पास लेकर आना है, ठीक है। ये देखिए से 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए, इनको हम पास पास लेकर आते हैं, ठीक। और पास पास लाने के बाद क्या करते हैं, इस होमोलोगस क्रोमोसोम का, देखिए इधर देखिए, इसका एक थोड़ा सा पोर्शन कट करते हैं ऐसे, ठीक। इसका थोड़ा सा पोर्शन कट करके इसमें जोड़ देंगे, और इधर ये जो क्रोमोसोम है इसका थोड़ा सा पोर्शन कट करके यहां इस पे जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया बताओ, ये दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इनको थोड़ा थोड़ा आपने चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया, तो इन्हीं के पार्ट को एक्सचेंज कराकर, और यही जो एक्सचेंज जो पार्ट है ना, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम में भी कहां पर एक्सचेंज हो रहा है ये, तो सर हमें पता है सर, ये जो एक क्रोमोसोम है इसकी ये दोनों जो है, ये दोनों इसकी सिस्टर क्रोमेटिड हो गई, क्या बोलते हैं इनको, सिस्टर क्रोमेटिड, और इसकी ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। और ये दोनों आपस में क्या होंगे बताओ, ये दोनों, ये और ये, सर ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है, अलग अलग क्रोमोसोम की जो क्रोमेटिड है वो आपस में क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में उनका थोड़ा सा पार्ट जो है कट करके एक्सचेंज करा देना है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब इस एक्सचेंज की वजह से क्या डिफरेंट हो जाता है बच्चे, हमें समझ में आ गया सर। अब क्या होगा, अगर इसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा पार्ट आया मतलब क्या है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अलग होगा यहाँ पर, ठीक है, अलग न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आ गया। बाकी ओरिजिनल तो इसका अलग ही सीक्वेंस है, और थोड़ा दूसरा अलग न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आ जाएगा। मतलब सर ये जो ओवरऑल जो जीन होगी, देखा था हमने जीन, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को जीन बोलते हैं। तो इस पूरे ओवरऑल जीन में क्या हो गया, जीन में चेंज हो गया सर थोड़ा सा। और इस जीन में जो थोड़ा सा चेंज होगा, उस चेंज की वजह से क्या होगा सर, अब ये जीन जो प्रोटीन बनाएगी, ठीक है, वो प्रोटीन भी क्या होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक। अब वो जो प्रोटीन डिफरेंट होगी तो मतलब बात ही अलग। सर कैरेक्टर, प्रोटीन क्या होता है सर, प्रोटीन ही तो आपका फाइनली कोई कैरेक्टर होता है ना सर। अब ये जो कैरेक्टर, इस जीन की वजह से जो कैरेक्टर कोड होगा, वो कैरेक्टर थोड़ा सा अलग होगा, और यही अलग है सर। इसी वजह से हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, यही वेरिएशन, यही डिफरेंस आपका यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यही यहाँ पर हम करने वाले हैं क्रॉसिंग ओवर में। देखते हैं अब कैसे होता है, ठीक। तो इस प्रोफेज को हम क्या करते हैं बच्चे, 5 स्टेप में डिवाइड कर देते हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, फेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। और हमें समझ में आ गया सर ये 5 फेज क्या है सर, हमारा प्रोफेज एक कंटिन्यूअस फेज होगा, लेकिन हमने कैसे इसको डिवाइड किया है 5 फेज में, तो सर कुछ क्राइटेरिया बनाई होगी। तो यहाँ पर उन क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर आपने इस प्रोफेज को 5 फेज में डिवाइड कर दिया। इधर देखिए, सबसे पहला स्टेप हम इसका देखेंगे लैप्टोटीन। ये देखिए लैप्टोटीन, लैप्टोटीन में क्या होता है बच्चे, तो सर ये प्रोफेज की शुरुआत है, ठीक है। प्रोफेज किसकी शुरुआत है, डिवीजन की शुरुआत है, और ये प्रोफेज की भी शुरुआत है। तो प्रोफेज की शुरुआत में क्या होता है सर, वही सर जो आपने बताया था, सेंट्रोसोम जो है वो पोल पर जाना शुरू हो जाएंगे,
क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मैं अब लेप्टोटीन के थोड़े बीच में आ गया हूँ थोड़े सा, ठीक है। जब थोड़े बहुत क्रोमोसोम आपके कंडेंस हो चुके हैं और जब थोड़े बहुत क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके हैं तो यहाँ पर लेप्टोटीन स्टेज में क्या होते हैं बच्चे, वो सारे के सारे क्रोमोसोम एक यहाँ पर क्या करते हैं, कलेक्शन बना लेते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं एक ही जगह पर, एक कलेक्ट होकर इन्होंने गुच्छा बना दिया, ग्रुप बना लिया, ठीक। और ये जो ग्रुप बना है क्रोमोसोम का, ये ऐसे दिखता है, ये जो क्रोमोसोम है पार्सली कंडेंस, पूरी तरह से तो कंडेंस हुए नहीं है, ये पार्सली कंडेंस क्रोमोसोम का जो ग्रुप यहाँ पर दिखता है, ये ऐसा लगता है जैसे कि कोई गुलदस्ता हो, फूल का गुलदस्ता हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बुके स्टेज। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं बुके स्टेज हो गई हमारी, ठीक है। तो ये जो बुके स्टेज यहाँ पर बनी है क्रोमोसोम की, कब बनती है, लेप्टोटीन में बनती है। क्या हुआ सर, यहाँ पर सारे के सारे क्रोमोसोम एक साथ आ गए। अभी एक साथ क्यों आए हैं, तो सर अभी आपने बताया था सर क्रॉसिंग ओवर कराना है। क्रॉसिंग ओवर के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपने बताया है क्रॉसिंग ओवर के लिए हमें दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनको एक दूसरे के पास लाएंगे, तभी तो एक्सचेंज कराएंगे बच्चे उनके मटेरियल को कट करके, ठीक है। तो पास लाना है, ठीक। तो शायद ये सर वही खोजने के लिए आए अपने होमोलोगस क्रोमोसोम को, ठीक है। तो लेप्टोटीन में तो क्या होता है, सारे के सारे क्या होते हैं, एक साथ गुच्छा बनाते हैं, कलेक्शन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ठीक। और उस ग्रुप को हम बोलते हैं बुके स्टेज, ठीक है। तो लेप्टोटीन में सर बुके स्टेज बन गई। अब इसके बाद क्या होगा सर, कब बोलेंगे लेप्टोटीन खत्म हो गई और दूसरा फिर जाइगोटीन शुरू हो गई। उसके बाद क्या होता है बच्चे कि ये दो के ग्रुप में, ठीक है, ये सारे के सारे जो क्रोमोसोम गुच्छा बनाए इन्होंने, ये दो के ग्रुप में अलग हो जाते हैं। इधर देखो, ये दो के ग्रुप में अलग हो गए। और ये दोनों कौन है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का ग्रुप है। ये आपस में क्या है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो दो के ग्रुप में इस तरीके से क्या होते हैं, सारे अलग हो जाते हैं। ग्रुप बनने के बाद सब अलग हो जाते हैं दो के ग्रुप में, ठीक। यानी कितने ग्रुप बनेंगे इस तरह से, अगर ह्यूमन की बात करें तो 23 ग्रुप बनेंगे सर, क्योंकि हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो वहां पर 23 ग्रुप हमारे यहाँ पर बनेंगे। तो 23 के ग्रुप में सारे के सारे क्रोमोसोम आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो दो ग्रुप में यहाँ पर अलग हो गए, ठीक। अब ये सर ये ग्रुप कैसे बना है सर, ये कैसे एक दूसरे से अटैच हो गए हैं दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होता क्या है बच्चे, इन होमोलोगस क्रोमोसोम, देखो यहाँ पर ये दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हम यहाँ पर क्या बना देते हैं, बनाते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। देखो ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और इस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से जुड़ गए हैं, चिपक गए हैं। यहाँ पर देख रहे हो, चिपक गए हैं। और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम की एक दूसरे से चिपक जाना, इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या हो गई, साइनेप्सिस हो गई। मतलब दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच हो गए, ठीक, कंबाइन हो गए। किस तरह से अटैच हुए, तो अटैच करने के लिए क्या बनाया यहाँ पर, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अगर कोई आपसे पूछे क्या होता है, तो कह देना कुछ होता नहीं है, ये भी डीएनए का ही, ये डीएनए ही है। यहाँ पर डीएनए के फाइबर ही होते हैं जो कि इनको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी थोड़ा वो डीएनए बनाना पड़ेगा, हाँ सर। तो लगभग 0.3% जो है वो टोटल डीएनए का 0.3% डीएनए यहाँ पर बनाया जाता है इन दोनों को जोड़ने के लिए, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। इतना डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया, और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाकर हमने क्या किया बताओ, होमोलोगस क्रोमोसोम को एक दूसरे से बाइंड कर दिया, ठीक है। ये बाइंड हो गए, ठीक है। अब जब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, तो अब इनके जो ग्रुप बने बच्चे, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, इनका जो ग्रुप है इसको हम बोलते हैं बाईवैलेंट। क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट। मतलब दो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो ग्रुप यहाँ पर बना है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से, इसको हम बोलते हैं बाईवैलेंट, ठीक। या फिर इसको हम बोलते हैं टेट्राड। टेट्राड क्यों, चार किसके बेसिस बोला, तो सर हर क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमैटिड होगी, तो उसके बेसिस बोल दिया टेट्राड या फिर बाईवैलेंट। तो पूछा जाता है कि बाईवैलेंट या फिर टेट्राड कब बनता है, अगर ऐसे पूछा जाएगा तो कह देना जाइगोटीन में बनता है, क्योंकि जब सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जब सिनेप्सिस होगी, तभी जाकर ये बाईवैलेंट और टेट्राड आपके बनेंगे। तो बाईवैलेंट और टेट्राड कब बनेंगे, तो कह देना जाइगोटीन में बनेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, देखो ये आपस में जुड़ गए, ठीक, लेकिन ये पूरे अच्छे तरीके से भी नहीं जुड़े, अभी तो तुरंत ही कॉम्प्लेक्स बना है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना है, इनका अटैचमेंट तुरंत हुआ है, ठीक। अब जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम बीतता है, जैसे जैसे प्रोफेज और आगे चल रही है, ठीक, जैसे जैसे सेल की साइकिल और आगे चल रही है, तो क्या होता है, ये जो एसोसिएशन है इनका और थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पर जो एसोसिएशन बन रहा है, देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक, ये एसोसिएशन क्या होगा, ये एसोसिएशन और स्ट्रांग हो जाएगा। जब ये एसोसिएशन और स्ट्रांग हो जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि दोनों ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, और इन दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ही सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना है, जुड़े हैं, ठीक। तो जब ये एसोसिएशन थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के और पास आ जाएंगे, ठीक है। जब एक दूसरे के और पास आ जाएंगी, तो खुद की जो क्रोमेटिड है, जो सिस्टर क्रोमेटिड है, उनसे थोड़ी दूर चली जाएंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह का शेप दिखेगा आपको, देखो यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। क्या दिख रहा है बताओ, ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पर जुड़ी हुई हैं पूरी, है ना, पूरा क्रोमोसोम, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जुड़े, और इनकी थोड़ा सा अलग। तो अब क्या हो रहा है, अब आपको साफ साफ दिखता है कि हाँ दो क्रोमोसोम है,
और ये बाईवेलेंट और टेट्राड जो है ना, आपको ये साफ साफ दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो यहां पर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाएगा कि बाईवेलेंट और टेट्राड बनेगा कब, तो कह देना जाइगोटीन में। दिखेगा कब, क्लियरली कब दिखता है, तो कह देना फेकाइटिन में। जब एसोसिएशन और स्ट्रांग होता है, जब ये और पास आते हैं तो अच्छे से दिखना शुरू हो जाते हैं बाईवेलेंट और टेट्राड। ठीक है, तो कहेंगे सर बाईवेलेंट और टेट्राड दिखना शुरू हो गया तो बोलेंगे फेकाइटिन में आ गए। अब देखिए फेकाइटिन में बहुत कुछ चीजें होती हैं बच्चे। अगर हम बात करें इस प्रोफेज का सबसे लंबा फेज अगर कोई आपसे पूछ दे तो कह देना फेकाइटिन। क्यों सर सबसे लंबा है, देखो क्या क्या होता है। ये देखो, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आ गए हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अलग से बना दिया। देखो ये देखो ये क्या है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है ना, ये दोनों आपस में क्या है, ये सर ये सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरी क्रोमेटिड, ये इसका सेंट्रोमियर। ठीक है, लाइन से शो कर दिया हमने ऐसे ना बना के। ठीक, इधर ये दोनों आपके यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये सेंट्रोमियर। ठीक है, अब ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स से तो जुड़े ही हैं। ठीक, अब कहीं कहीं क्या होता है, यहीं पर रिकॉम्बिनेशन, यहीं पर क्या बनता है, नोड्यूल बनता है। उस नोड्यूल को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। किसके बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा सर, तो दो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, देखो ये एक, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, और ये आपस में नॉन सिस्टर। तो दो जो आपकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या बनता है, यहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, और जहां पर ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना है वहीं पर यहां पर एक एंजाइम एक्ट करता है। ठीक है, यहीं पर एक एंजाइम एक्ट करता है। इस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्या नाम है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। और ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, यहां पर एक्ट करता है, और एक्ट करके क्या करता है, वो कट लगाता है यहां पर। ठीक है, कट लगाया, और कट लगा क्या करता है, इसका पोर्शन इधर लाकर जोड़ देता है, और इसका पोर्शन इधर इसने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो कट लगाकर केवल कट ही नहीं लगा रहा है सर, ये कट भी लगा रहा है, मतलब इसके पास एंडो न्यूक्लियस भी प्रॉपर्टी है। ठीक है, एंडो न्यूक्लियस का भी काम कर रहा है, कट भी कर रहा है, तो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर रहा है, कट कर रहा है। और दूसरा काम क्या करता है, लाइगेज का भी इसके पास काम होता है। ठीक है, तो इसका एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज दोनों की प्रॉपर्टी होती है सिंगल एंजाइम के अंदर, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के अंदर। तो उससे क्या करता है, वो कट लगाता है, और कट लगा क्या करता है, एक्सचेंज करके जोड़ देता है। इधर देखिए यहाँ पर कट लगाया और कट लगाकर जोड़ दिया। इसका जो पोर्शन है, इसके पोर्शन को इसके साथ जोड़ दिया, और इसके पोर्शन इसका जो है उसको इधर। ठीक है, इस तरीके से कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, तो कैसे जोड़ा बताओ, दोनों जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के आर्म्स को कट किया यहाँ पर, और एक्सचेंज कराकर यहाँ पे जोड़ दिया है। देख रहे हो यहाँ पर, और ये जो एक्सचेंज कराकर जोड़ा गया है, इसी को हम बोलते हैं, क्या हो गई ये, इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के पार्ट को एक्सचेंज कराकर जोड़ दिया जाता है, और उसकी वजह से क्या होगा वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया यहाँ पर। ठीक है, और जैसे जैसे आपके जीन की, डीएनए की नॉलेज और आगे बढ़ते चले जाएगी जेनेटिक्स में, आगे चीज़ों में, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा सर इससे और बड़ा क्या चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसी को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर कब हो रहा है, बोलेंगे फेकाइटिन स्टेज में। ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर होगा तो कहीं ना कहीं देख रहे हो यहाँ पर एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर नहीं बना के, यहाँ पर बताओ, देखो ये, हाँ सर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया। तो जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना है यहाँ पर, इसको हम नाम देते हैं किएज़मेटा। क्या बोलते हैं, किएज़मेटा। तो कोई आपसे बोले बताओ किएज़मेटा कब बनेगा, तो कह देना सर किएज़मेटा बनता है फेकाइटिन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर कब होती है, फेकाइटिन स्टेज में। क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में होती है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होती है क्या, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी हो गई। अब देखिए क्या होगा, मैंने बताया था कि ये दोनों क्रोमोसोम क्यों एक दूसरे के पास आए थे, क्यों होमोलोगस क्रोमोसोम पास आए थे, क्यों बनाया था सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, तो सर क्रॉसिंग ओवर कराने के लिए। क्रॉसिंग ओवर कहीं ना कहीं हो गई यहाँ पर, अब ये दूर जाना शुरू कर देंगे एक दूसरे से। क्रॉसिंग ओवर के लिए जब पास आए थे अब दूर जाना शुरू कर देंगे, तो दूर कैसे जाएंगे सर, जैसे पास आए थे वैसे उनको दूर करने के लिए हटा दो उस चीज को। कैसे पास आए थे, तो सर अभी आपने बताया था क्या, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से ये पास आए थे। ठीक, अब क्या होगा, वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व कर जाएगा। ठीक है, डिसॉल्व कर जाएगा, और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के डिसॉल्व करते ही ये देखिए दूर हो गए। ठीक, और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जैसे डिसॉल्व करेगा तुरंत बोल देंगे डिप्लोटिन शुरू हो गई। सर क्या शुरू हो गई, डिप्लोटिन। सर फेकाइटिन कब, जब बाइवेलेंट और टेट्राड दिखने लगे तो बोला फेकाइटिन शुरू हो गई।
दिखेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे, सब कुछ होगा यहां पर, ठीक। किएज्मेटा बनेगा, यही बनेगा, ठीक। दिखेगा नहीं, लेकिन किएज्मेटा अभी दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि अभी सर दोनों चिपके हुए हैं सर, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में चिपकी हुई हैं, क्यों? क्योंकि इनके बीच में सिनेप्टोइमल कॉम्प्लेक्स है। तो किएज्मेटा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना तो है, लेकिन वो दिखेगा नहीं यहां पर, ठीक, क्योंकि एकदम दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक। अब क्या होगा, जैसे ही ये डिसॉल्व करेगा, सिनेप्टोइमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व करेगा, तुरंत बोलेंगे डिप्लोटिन शुरू हो गया, ठीक है, डिप्लोटिन शुरू हो गया। और डिप्लोटिन जैसे शुरू होगा, देख रहे हो बच्चे क्या हो रहा है, अब ये क्रोमोसोम जो है, खुद सोचो, जहां से ये एक्सचेंज हुआ है, ये देखिए, जहां से इनका एक्सचेंज हुआ है, केवल वहीं पर ऐसे अटैच है ये, ठीक है, वहां पर अटैच है। और बाकी जगह से क्या हो रहा है सर, बाकी जगह से जो ऐसे अटैच थे ना, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से बाकी जगह से दूर जाना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है, जहां से ये अटैच थे, वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहां पर डिसॉल्व कर गया। तो डिसॉल्व करने की वजह से क्या होगा बताओ, बाकी जगह से ये दूर जाना शुरू हो जाएंगे, और जहां से क्रॉसिंग और हुई थी वहीं पर केवल अटैच रह जाएंगे। तो ये साफ साफ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो बना था वो दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो दिखना शुरू हो जाता है। और जैसे ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखना शुरू होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किएज्मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किएज्मेटा। तो बोलते हैं कौन सी स्टेज में आ गए हम, डिप्लोटिन आ गए। तो ये पूछा जाएगा डिप्लोटिन किएज्मेटा कब दिखेगा, तो कहना आप डिप्लोटिन में दिखेगा। किएज्मेटा कब बनेगा, तो सर सब जब क्रॉसिंग ओवर होगी तभी ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, तो सर वो फेकाइटिन में बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ जाता है क्या, कि किएज्मेटा क्यों बनता है, तो सर क्रॉसिंग ओवर की वजह से बनता है। तो किएज्मेटा क्या होता है सर, इट इज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट है सर किएज्मेटा। सही बात है सर, एक्सचेंज करेंगे तभी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और कब दिखाई देगा, जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। चलिए और देखिए आगे, चलिए बोल दिया किएज्मेटा बन गया, डिप्लोटिन में देख लिया हमने, ठीक। और देखना शुरू हो गया यहाँ पर, ये जो डिप्लोटिन वाली स्टेज होती है बच्चे, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में ये डिप्लोटिन स्टेज वाली जो है स्टेज जो है, ये कई सालों तक एक्सटेंड कर जाती है। अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करें, तो ह्यूमन फीमेल के जितने भी ओवम है वो सब कब बन चुके हैं बताओ, सारे के सारे आपकी ओगोनिया कब बन चुकी हैं सर, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन चुकी हैं। वो कौन सी स्टेज में पड़ी हुई हैं सर, वो सारी की सारी जो ओगोनिया हैं वो प्राइमरी oocyte स्टेज में पड़ी रहती हैं, प्राइमरी oocyte की स्टेज में पड़ी हुई हैं, ठीक है। और प्राइमरी oocyte की स्टेज में भी उनके अंदर मियोसिस जो है वो शुरू हो जाती है। और मियोसिस कौन से फेज में अरेस्ट रहती है, तो प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन में आकर अरेस्ट रहती है। और उसके बाद का काम कब चलता है, तो सर प्यूबर्टी के बाद, ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि डिप्लोटिन स्टेज जो है वो कई कई साल तक ऐसे डिप्लोटिन स्टेज में ही ये पड़े रह सकते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, ह्यूमन फीमेल, क्या होता है उनमें oocyte जो है वो डिप्लोटिन प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज में पड़ी रहती हैं, और उसके बाद बर्थ से लेकर कब तक, प्यूबर्टी तक, ठीक है। आगे आइए देखिए, ठीक। अब ये जब जैसे जैसे और दूर होंगे, ठीक है, जब ये और दूर होना शुरू हो जाएंगे, तो इधर देखिए क्या हो रहा है, इधर देखो, ये देखो यहाँ पे, जब ये और दूर जाएंगे और दूर जाएंगे और दूर जाएंगे, तो जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है ये देखो किनारे जा रहा है ना, टर्मिनल्स पे मूव कर रहा है। हाँ सर मूव करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर टर्मिनल पे मूव करेगा, टर्मिनल पे मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं किएज्मेटा जो है वो टर्मिनल पे जा रहा है। किएज्मेटा कहाँ जा रहा है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर टर्मिनल पे जा रहा है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ किएज्मेटा। इधर देखो, देखो यहाँ पर था, अभी देखो टर्मिनल पे आ गया, ठीक है, टर्मिनल्स पर आ गई, इसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ किएज्मेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ किएज्मेटा। कब होगा ये काम, तो कहेंगे सर जब ये टर्मिनलाइज होने लगे, टर्मिनल पे जाने लगे किएज्मेटा, तो बोलेंगे डायाकाइनेसिस हो गई। सर कौन सी चल रही है, डायाकाइनेसिस। डिप्लोटिन में क्या होगा सर, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होंगे, किएज्मेटा दिखेगा, और किएज्मेटा का जब टर्मिनलाइजेशन शुरू हो जाएगा तो बोलेंगे डायाकाइनेसिस शुरू हो गई। डायाकाइनेसिस में ही क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ किएज्मेटा। अभी देखो, अब ये टर्मिनल तक मूव किए हैं सर, ठीक। अभी आप बहुत कुछ तो भूल ही चुके हो, अभी तो आप ये भूल गए कि साइटोप्लाज्म में क्या चल रहा है। आप प्रोफेज पढ़ रहे हो बच्चे, और प्रोफेज में क्या होता है बताओ सर, प्रोफेज में साइटोप्लाज्म में क्या होता है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल धीरे 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 डिसअपियर होना शुरू कर जाते हैं। और प्रोफेज की एंड में जाते जाते क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डीजनरेट कर जाता है, ठीक है, हट जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक। तो ये अभी डायाकाइनेसिस स्टेज आई है, ठीक है। अभी ये टर्मिनल पर जुड़े हुए हैं, देखो यहाँ पर टर्मिनल पे ये अभी जुड़े हुए हैं। तब तक क्या होगा, तब तक आपकी प्रोफेज खत्म हो जाएगी। प्रोफेज खत्म का मतलब क्या सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। तो इधर देखो डायाकाइनेसिस आते आते क्या होता है सर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है, मतलब प्रोफेज खत्म हो गई। और प्रोफेज खत्म होते ही क्या होता है, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है सर, कि सारे के सारे क्रोमोसोम पूरी साइटोप्लाज्म में
फैल जाते हैं। तो अब क्या होगा, इसी तरीके से होमोलोगस क्रोमोसोम इसी तरीके से कैसे एंड पर जुड़े हुए सारे के सारे क्रोमोसोम कहां फैल जाएंगे, पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके बाद कौन सी फेज शुरू हो जाएगी। ठीक, डायकाइनेसिस के खत्म होते होते क्या खत्म हो जाएगी, प्रोफेज खत्म, और अब शुरू हो जाएगी मेटाफेज। ठीक है, फिर देखिए प्रोफेज के बाद क्या होगा, मेटाफेज फर्स्ट आएगी। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा सर, कि सारे के सारे क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हटते ही वो फैल जाएंगे पूरे साइटोप्लाज्म में, और फिर स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से आकर क्या करेंगे, काइनेटोकोर से अटैच होंगी। देखिए यहाँ पर काइनेटोकोर से अटैच होंगी और खींचातानी करके उनको क्या करेंगे सर, सारे के सारे क्रोमोसोम को इक्वेटर पे लाकर अलाइन कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। लेकिन यहां पर कुछ अलग होने वाला है। देखो जब आपने माइटोसिस पढ़ी थी तो माइटोसिस के मेटाफेज प्लेट पर क्या होता कि 46 के 46 क्रोमोसोम लाइन से ऐसे आकर अरेंज हुए थे। ठीक, लेकिन यहां पर क्या होगा, 46 के 46 क्रोमोसोम लाइन से अलाइन नहीं होंगे, बल्कि वो 46 क्रोमोसोम 23 के ग्रुप में अरेंज होंगे आकर। क्यों, क्योंकि सर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है अभी एक ही साथ है, वो अभी एंड पर जुड़े हुए हैं, अभी वो एंड पर जुड़े हुए, एंड से अलग नहीं हुए हैं। अभी देखा था हमने डायकाइनेसिस पे भी टर्मिनल पे पहुंची था वो। ठीक है, वो जो एक्सेप्ट कियास्मेटा थी वो टर्मिनल पर ही पहुंचा था, और तभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई थी। यानी ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये अभी ये एंड पर जुड़े हुए ही हैं, और इसी तरीके से इनको लाइन से लाकर हम अरेंज कर देंगे किस पर, अपने मेटाफेज प्लेट पर। यानी मेटाफेज प्लेट पर क्या होगा सर, अब 23 ग्रुप मिलेंगे आपको। ठीक है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम का एक क्रोमोसोम इधर, दूसरा इधर, एक इधर दूसरा इधर, तो इसी तरीके से 23 आपको ऊपर और 23 नीचे, इस तरीके से दो ग्रुप में 46 क्रोमोसोम जो है वो लाइन से आकर अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा, ये स्पिंडल फाइबर और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, खींचेंगे इनको दोनों तरफ, अपनी तरफ खींचेंगे। और इधर देखिए कहीं ना कहीं आप देख रहे हो क्या, कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम की जो काइनेटोकोर है उसको एक पोल से बाइंड कर दिया, और दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसका जो काइनेटोकोर है उससे हमने स्पिंडल फाइबर लगाकर उसको क्या किया, दूसरे पोल से बाइंड कर दिया। मतलब एक होमोलोगस क्रोमोसोम एक पोल से बाइंड है, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम दूसरे पोल से बाइंड है, और ये दोनों क्रोमोसोम जो हैं वो दो पोल से हमने अटैच कर दिए। और आप याद करो, अगर आपको कुछ याद हो, माइटोसिस में क्या किया था, माइटोसिस में एक ही क्रोमोसोम जो है उसके जो दोनों ये जो आपका यहां पर सेंट्रोमियर है, इसके जो काइनेटोकोर है, एक ही क्रोमोसोम को आपने दो पोल से बाइंड किया था, इसीलिए उसकी क्या हुई थी, बीच से उसकी सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गई थी। यहां पर आप एक ही क्रोमोसोम को दो पोल से नहीं बांध रहे, बल्कि एक क्रोमोसोम को एक पोल से, दूसरे क्रोमोसोम को दूसरे पोल से। और जब अब खींचातानी चलेगी तो क्या होगा, अब ये सेंट्रोमियर नहीं टूटेगी, बल्कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे को छोड़कर अलग हो जाएंगे। तो क्या होगा, हर ग्रुप में से एक जाएगा एक पोल पर, दूसरा जाएगा दूसरे पोल पर, और जैसे ही ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे हम बोलेंगे हमारी एनाफेज आ गई। क्या आ गई, एनाफेज आ गई। तो यहां पर एनाफेज 1 जो है, मियोसिस फर्स्ट की जो एनाफेज 1 है, इसमें क्या हुआ है, यहां पर क्रोमोसोम की सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं की है, बल्कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हुए हैं। और इन होमोलोगस क्रोमोसोम का अलग होना, इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन, या फिर इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, हम बोलते हैं सर सेग्रीगेशन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सेग्रीगेशन हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन और सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का सर अलग होना, इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। ठीक, और अब क्या होगा, देखिए सर, यानी एक बात समझ में आ गई। अब एनाफेज में क्या होगा कि हर ग्रुप में से सर एक इधर और एक इधर, मतलब 23 क्रोमोसोम एक पोल पर जाएंगे और 23 क्रोमोसोम दूसरे पोल पर आएंगे। यानी अब समझ में आ गया सर, हमने क्या किया, हमने क्रोमोसोम का बंटवारा कर दिया, 23 बांट दिए। देखिए यहां पर 23 बांट दिए, और ये जो अलग कलर से मैंने बनाया है थोड़ा थोड़ा पोर्शन, ये क्या दिखा रहा है सर, ये दिखा रहा है इन होमोलोगस क्रोमोसोम का वो पोर्शन जो कि एक्सचेंज हुआ है सर क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर। ठीक है सर, ये एक्सचेंज वाला पोर्शन अलग कलर से यहां पर दिखा दिया। अब क्या होगा सर, एनाफेज में जब होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होंगे, जिसको हम डिसजंक्शन या फिर सेग्रीगेशन बोल रहे हैं, इस सेग्रीगेशन से क्या होगा सर, 23 क्रोमोसोम एक पोल पर, 23 क्रोमोसोम दूसरे पोल पर। बताओ यहां पर क्या क्रोमोसोम के नंबर डबल हुए, नहीं हुए सर वो माइटोसिस की एनाफेज में होते हैं क्रोमोसोम के नंबर डबल। मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज फर्स्ट में ना तो क्रोमोसोम के नंबर डबल हुए और ना ही सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुए, जिसको हम सेग्रीगेशन और डिसजंक्शन बोल रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, अब ये 23 क्रोमोसोम एक पोल पर आ गए और ये 23 क्रोमोसोम दूसरे पोल पर आ गए।
और पोल पर आने के बाद क्या होगा सर, अब ये डीकंडेंस होना शुरू होंगे, अब ये डीकंडेंसेशन शुरू होगा इनका, और जैसे ये डीकंडेंस होना शुरू करेंगे क्या बोलेंगे, टीलोफेज शुरू हो गई। ठीक है, तो टीलोफेज में क्या होगा, डीकंडेंस होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, और टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस चलती है। तो इस टीलोफेज और प्लस साइटोकाइनेसिस दिखाकर मैंने क्या कर दिया, 1 से 2 सेल यहां पर बना दी, देखो। ठीक है, टेलोफेज में वही सब जो हमने पढ़ा वही सारी चीज़ यहाँ पर भी होंगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा, न्यूक्लियर हमारे आपके न्यूक्लियोलस आएगा, बाकी जो सेल के बाकी सेल ऑर्गेनेल है वो रीअपियर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक, लेकिन एक थोड़ा सा अलग होगा यहाँ पर, क्या, यहाँ पर जो क्रोमोसोम है बच्चे, ये पूरी तरह से डीकंडेंस नहीं होगा, पूरी तरह से ये डीकंडेंस नहीं होगा, पार्सली डीकंडेंस होगा। क्यों सर पूरी तरह से डीकंडेंस नहीं हुआ, पूरी तरह से ये क्रोमोसोम डीकंडेंस होकर एकदम क्रोमेटिन फाइबर, फुल एक्सटेंडेड क्रोमेटिन फाइबर नहीं बनाएगा। ऐसा क्यों किया इसने, थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी आगे हमें समझ में आ जाएगा। देखिए फिलहाल अभी हम इसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर ये जो 2 सेल यहाँ पर बनी है, ठीक है, टीलोफेज खत्म, टीलोफेज फर्स्ट खत्म होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी और 2 सेल बन जाएगी, इसको हम बोलते हैं डायड ऑफ सेल। अब बात आती है डायड ऑफ सेल क्यों बोलते हैं इसको, हम डायड ऑफ सेल क्यों बोलते हैं सर, सर इसलिए बोलते हैं डायड ऑफ सेल इसको, क्योंकि सर इसके पहले भी तो आपने माइटोसिस में भी तो 1 से 2 सेल बनाई थी, याद कीजिए बच्चे, वहां पर भी आपने 1 से 2 सेल बनाई थी। ठीक है, लेकिन उसको आपने डायड ऑफ सेल नहीं बोला था, इसको आप क्यों बोलते हैं डायड ऑफ सेल जब 2 ही सेल बन रही है यहाँ पर, सर क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है इनके अंदर क्रोमेटिड देख रहे हो, डुप्लीकेटेड क्रोमेटिड है। ठीक है, हर क्रोमेटिड के अंदर डबल द नंबर ऑफ डीएनए है, डबल द नंबर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायड ऑफ सेल। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम जो है, ये जो क्रोमेटिड है वो डुप्लीकेटेड है। ठीक है, इधर देखिए और क्या बोलोगे, अभी याद करो माइटोसिस में, याद करो माइटोसिस में मैंने बोला था क्या, माइटोसिस की एनाफेज में जो क्रोमोसोम था, उन क्रोमोसोम के अंदर केवल एक क्रोमेटिड थी, 1 क्रोमेटिड थी। लेकिन अब बताओ यहाँ पर क्या होगा सर, हमारी जो एनाफेज है, एनाफेज हमारे जो मियोसिस है, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज 1 में जो क्रोमोसोम होंगे उनके अंदर कितनी क्रोमेटिड होंगी सर, उनके अंदर 2 क्रोमेटिड होगी। सर टीलोफेज में भी जो क्रोमोसोम होंगे कितनी क्रोमेटिड, सर 2 क्रोमेटिड। ठीक है, चलिए तो अगर इस पे हम गौर करें बच्चे, तो यहां पर हमने क्या किया बताओ, हमने दोनों काम कर दिया मियोसिस फर्स्ट में ही। मियोसिस कराने के पीछे 2 रीजन था हमारा, एक तो क्या वेरिएशन लाना, मतलब क्रॉसिंग ओवर कराना, और दूसरा काम क्या था हमारा कि डिप्लॉइड जो सेल है, 2n वाली जो सेल है उसको डिवाइड करके क्या करें, हैप्लॉइड है ना, 46 क्रोमोसोम वाली सेल से 23 क्रोमोसोम वाली 2 सेल बना दे। देखो दोनों काम आपने कर लिया, क्रॉसिंग ओवर करा दिया प्रोफेज में, और ये जो फर्दर डिवीजन का काम था, हैप्लॉइड बनाने का काम था, वो आपने कर दिया यहां पर एनाफेज और टीलोफेज से खत्म होते ही। ठीक है, तो अब बात ये आती है सर, जब सब काम यहीं पर हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट काम यहीं पर कर दिए, तो फिर मियोसिस सेकंड क्यों करानी है। ठीक है, बात वही आई सर, मियोसिस सेकंड क्यों कराना, हमें क्या मतलब है, क्यों कराना है मियोसिस सेकंड। तो वेरी गुड बच्चे, बहुत सही सोच रहे हो आप सर, एकदम सही सोच रहे हो बच्चे। आप क्या सोचा आपने, देखिए कि सर आपने जब एनाफेज बताया था वहां पर हमें किसका, माइटोसिस का, तो माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता है कि ये जो आपके क्रोमोसोम है जिनके अंदर 2 क्रोमेटिड है, ठीक है, और 2 क्रोमेटिड मतलब क्या, हर क्रोमेटिड के अंदर एक डीएनए, ठीक, एक डीएनए एक क्रोमेटिड में और दूसरा डीएनए दूसरे क्रोमेटिड में। ये सारी चीजें हम स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया सारी चीजें। ठीक, लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पर एनाफेज में क्या करते हो, आप डिवाइड कर देते हो, तो ये इधर और ये इधर, तो डीएनए के नंबर क्या हो गए, इक्वली डिवाइड हो गए। अब जितने डीएनए थे ओरिजिनल सेल में जितना होना चाहिए उतना हो गया, क्योंकि ये डीएनए कहां पर डबल हुआ था, ये डीएनए आपने एस फेज में डबल किया था, और एनाफेज में आप उसको फिर से इक्वली डिवाइड कर देते हो। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर आप सोचो बच्चे, तो यहां पर ये जो क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है, क्या है, डीएनए के नंबर डबल है, नॉर्मल सेल से जस्ट डबल है। क्यों, क्योंकि एस फेज में हमने उन डीएनए के नंबर को डबल तो किया, लेकिन यहां पर जहां पर आधा करने की बारी आती है, कब करते हैं आधा, एनाफेज में, सेंट्रोमियर को डिवाइड करके, क्रोमेटिड को अलग करके आधा आधा डीएनए डिवाइड कर देते हैं, वो काम हमने यहां पर नहीं किया। यानी सर यहां पर ठीक है सर, 23 सेल, 23 क्रोमोसोम बन गए, लेकिन हर 23 क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का नंबर जस्ट डबल है बच्चे, नॉर्मल सेल से। इसीलिए हमें यहाँ पर डीएनए के नंबर को फिर आधा करने के लिए, हाफ करने के लिए ही हम क्या कराते हैं, मियोसिस सेकंड कराते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि मियोसिस सेकंड जो होती है वो सेम एज माइटोसिस होती है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे माइटोसिस कराते थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, यहाँ पर फिर एनाफेज में आएंगे, और एनाफेज में आकर क्या करेंगे बताओ, ये जो क्रोमोसोम यहाँ पर लगे हैं अपने सेंट्रोमियर से, इनकी सेंट्रोमियर को स्प्लिट करा के क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे क्रोमेटिड को ऐसे,
और सिस्टर क्रोमेटिड को भेज देंगे दोनों पोल पर, और इस तरीके से क्या होगा, जब दोनों पोल पर जाएंगी तो आराम से सर हमारा जो डीएनए जो डबल था इस क्रोमोसोम के अंदर, वो एक डीएनए क्रोमेटिड लेकर चली जाएंगे, आधा आधा कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे दोबारा से, तो डीएनए का नंबर फिर से नॉर्मल हो जाएगा सर, जो डबल हुआ था एस फेज में। ठीक है, तो इसके लिए अब हम पढ़ेंगे सर मियोसिस सेकंड। देखते हैं क्या होता है मियोसिस सेकंड में। मियोसिस फर्स्ट में जो हमारी दो डॉटर सेल बनी है बच्चे, एक पेरेंटल सेल से जो कि 46 क्रोमोसोम वाला था, और ये दोनों कैसी हैं, 23 और 23 क्रोमोसोम वाली। ठीक है, अब ये जो दोनों डॉटर सेल बनी है, इसी पे हमें क्या कराना है बताओ, मियोसिस सेकंड कराना है, मतलब इनको दोबारा से डिवाइड कराना है। ठीक है, और क्यों डिवाइड कराना है, कहीं ना कहीं सर अभी आपने बताया था डीएनए के नंबर को इक्वलाइज कराने के लिए, नॉर्मल सेल का नंबर जो होता है डीएनए का उतना करने के लिए सर, क्योंकि अभी इनके पास जो क्रोमोसोम है उसके अंदर नंबर ऑफ डीएनए जस्ट डबल है। ठीक है, यानी सर एक बात समझ में आ गई सर, सेल तभी डिवाइड करती है जब उसका साइटोप्लाज्म बढ़ता है, सारी चीजें होती हैं, सेल को प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को डिवाइड कराने के लिए। ठीक है, तो अब क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होने के बाद ये सेल क्या करेगी, अपने आप को प्रिपेयर करेगी डिवीजन के लिए। तो यहाँ पर जो क्या चलेगा बताओ, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, दो डिवीजन के बीच का जो प्रिपरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। और इंटरफेज में तो आपने पढ़ा है G1 S G2 सारी चीजें आपने पढ़ी है वहां पर। ठीक, वो सारा कुछ यहाँ पर चलेगा। मियोसिस फर्स्ट के एंड में जो सेल बनी है, दोनों सेल, उन दोनों सेल पर वो सब कुछ चलेगा जो आप अभी इंटरफेज में पढ़ के आए हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या यहाँ पर एस फेज भी चला दें क्या, बताइए, क्या इस इंटरफेज में एस फेज को भी चलवा दें? नहीं सर, अगर आपने एस फेज चला दिया तो पहले ही डीएनए का नंबर डबल हो चुका है। एस फेज चला दोगे तो 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा डीएनए का नंबर, है ना। और यहाँ पर डीएनए के नंबर को तो आधा आधा करने के लिए हमने ये कराया है, और यहाँ पर अगर आप दोबारा एस फेज चला दोगे तो यहाँ पर डीएनए का नंबर जस्ट 4 गुना हो जाएगा, और दिक्कत बड़ी हो जाएगी फिर तो। यानी समझ में आ गया सर कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो इंटरफेज आती है, उस इंटरफेज में क्या नहीं होता, उसमें डीएनए का सिंथेसिस नहीं होता। बाकी सब कुछ चलेगा सर, क्योंकि डिवीजन कराना है तो आपको ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है, सेंट्रोमियर चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। लेकिन सर यहाँ पर क्या नहीं होगा, बस यहाँ पर डीएनए का नंबर डबल नहीं होगा। तो इस इंटरफेज में डीएनए सिंथेसिस नहीं होती है, इसीलिए इस इंटरफेज को नॉर्मल इंटरफेज ना बोल के बल्कि इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। और यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होने वाला। इधर देखिए, अब डिवीजन फेज मान लो हमने शुरू कर दिया, इंटरकाइनेसिस हो गई। इंटरकाइनेसिस के बाद कब समझ में आएगा कि डिवीजन फेज शुरू हो गया है, वही सर जैसे जैसे सेल ऑर्गेनेल की जो बाउंड्री है डिमिनिश होने लगी। इधर देखिए तो क्या होगा सर, ये जो सेंट्रोमियर है, पहले ये सेंट्रोसोम आपके जो है, ये सेंट्रोसोम कहाँ मूव करेंगे, पोल पर मूव करेंगे, धीरे धीरे पोल पर मूव करने के बाद उनमें स्पिंडल फाइबर अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। सर सब पढ़ा हमने, माइटोटिक वहां पर एपारेटस बनाया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ बनेगा, है ना, सही है सर। तो सारी चीजें यहाँ पर बन जाएंगी बच्चे, ठीक। और इसी के साथ साथ क्या होगा, ये तो पोल पर जा ही रहा है, उसके साथ साथ आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी तो डिजनरेट करेगा, ठीक है। और मैंने एक बात आपको बताई थी क्या, कि ये जो क्रोमोसोम है ये पूरी तरह से डिकंडेंस नहीं होते हैं। ये पूरी तरह से डिकंडेंस क्यों नहीं हुए टीलोफेज में, क्योंकि सर उनको पता था कि अभी एक डिवीजन और करनी है, एक डिवीजन और करनी है, इसीलिए पूरी तरह से डिकंडेंस नहीं होते हैं, पार्सली डिकंडेंस होते हैं, ठीक। यानी थोड़ा बहुत इनका शेप मेंटेन रहता है, और उसके बाद जैसी प्रोफेज आती है तुरंत इनका फिर डिकंडेंसेशन होता है और अपना शेप गेन कर लेते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। अपना शेप जो है वो दो क्रोमेटिड वाले जो क्रोमोसोम है वो दोबारा तुरंत बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब सर प्रोफेज शुरू हुआ, और जैसे ही प्रोफेज का एंड क्या होता है सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का खत्म हो जाना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे खत्म होगी बोलेंगे प्रोफेज सेकंड खत्म हो गया, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होते ही पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाएंगे क्रोमोसोम, और फिर उनको स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, आकर अटैच हो जाएंगे उनकी काइनेटोकोर से, ठीक। ये सेंट्रोमियर हो गया, और सेंट्रोमियर की जो दोनों काइनेटोकोर हैं, ये प्लेट हैं, इन प्लेट से एक पोल से, है ना, दोनों पोल से क्या होंगे सर, एक पोल से इधर से स्पिंडल फाइबर, दूसरी पोल से दूसरा स्पिंडल फाइबर। तो हर क्रोमोसोम को दोनों पोल से हमने काइनेटोकोर और स्पिंडल फाइबर की हेल्प से क्या कर दिया, अटैच करा दिया। अब हर क्रोमोसोम दोनों पोल से बाइंड हो गया। अब क्या होगा, इसके बाद खींचातानी और चलेगी तो क्या होंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएंगे। याद करो जो आपने पढ़ा है माइटोसिस में, सेम सब कुछ चलेगा यहीं पर, ठीक। सर सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा, और सेंट्रोमियर की स्प्लिट करने के बाद क्या होगा बताओ सर, जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा, फिर इस सेल के अंदर नंबर कितने हो गए क्रोमोसोम के, 46 क्रोमोसोम हो गए फिर से, ठीक है। 23 क्रोमोसोम अभी तक थे, और इसके अंदर 46, फिर क्रोमोसोम के नंबर डबल हो गए यहाँ पर, ठीक है। हाँ सर, और सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाएगी। अब समझ में आया कि सेंट्रोमियर कब डिवाइड करती है, तो एनाफेज सेकंड में। एनाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा था, वहां पर सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं कर रही थी, बल्कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो रहे थे, वहां पर सेग्रीगेशन हो रहा था, ठीक है। अब ये सेपरेट करने के बाद क्या होगा, दोनों पोल पर जाएंगे। पोल पर जाने के बाद क्या होंगे बताओ सर, पोल पे जाने के बाद ये डिकंडेंस होंगे, क्या होंगे,
डीकंडेंस होंगे, डीकंडेंस जैसे ही डीकंडेंसेशन शुरू होगा बोलेंगे टीलोफेज शुरू हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए दोबारा वही बात है, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस एक साथ मैंने दिखा दी यहाँ पर। डीकंडेंसेशन होगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा इनके पास, क्या आ जाएगा, डीकंडेंस होकर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ जाएगा उनके पास, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने के बाद क्या होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगी और 1 से 2 सेल बन जाएंगे। और इन दोनों सेल के अंदर अब देखो सेंट्रोमियर डिवाइड करके, मतलब हर के अंदर क्या है, डीएनए का नंबर आपने नॉर्मल कर दिया। तो डीएनए का नंबर नॉर्मल करने के लिए हमने ये डिवीजन कराई है मियोसिस सेकंड। और इसके फाइनली क्या होगा बताओ, 2 सेल बनेंगी और दोनों हैप्लॉइड ही होंगी, 23 क्रोमोसोम ही होंगे इनके अंदर, ठीक है। इनके अंदर 23 क्रोमोसोम ही होंगे, जैसा आपका पेरेंटल सेल में था उसी तरीके से दोनों डॉटर सेल बनी है। मतलब मियोसिस सेकंड के लिए जो आपने पेरेंटल सेल तैयार की है उसमें क्रोमोसोम कितने थे, उसमें भी 23 क्रोमोसोम थे और इन दोनों में भी 23 क्रोमोसोम है। यानी मियोसिस सेकंड क्या होती है सर, मियोसिस सेकंड इज सेम एज माइटोसिस, क्योंकि यहाँ पर भी इक्वेशनल डिवीजन हुई है। क्या हुई है, इक्वेशनल, 23 से 23 वाली ही सेल बनी है। ये तो आपने एक सेल के साथ किया, और मियोसिस फर्स्ट में कितनी सेल बनी थी, 2 सेल बनी थी, और उन दोनों के साथ भी ऐसे ही करोगे तो उनसे भी 2 सेल और बनेंगे, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं हमारी कि मियोसिस के एंड में कितनी सेल मिलती हैं आपको, 4 सेल मिलती हैं, और चारों सेल कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, ठीक है। और हैप्लॉइड होने के साथ साथ क्या है, वो आपस में भी अलग हैं, देखो आपस में भी एक दूसरे से भी अलग हैं, और एक दूसरे से अलग है, और इसके साथ साथ और भी किससे अलग है, वो अपने पेरेंट से भी अलग है, क्योंकि पेरेंट के पास तो ओरिजिनल पूरा का पूरा ब्लैक वाला था ना, इनके पास तो ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो ये पेरेंट से भी अलग हो गया जीनोम इनका, और आपस में तो जीनोम इनका अलग है ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज को कर लेंगे कि आपके जो फाइनल 4 सेल बनेंगी वो आपस में भी अलग होंगी और पेरेंटल सेल से भी अलग होंगी, वो क्लियर कट में दिखाई दे रहा है। लिख लेते हैं एक बार बच्चे क्या क्या देखा हमने मियोसिस में। तो मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में हमने 5 स्टेज देखी थी। तो लैप्टोटीन में क्या देखा हमने, बताओ, कि क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, ठीक, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है इसमें लैप्टोटीन में, ठीक, और सारे के सारे क्रोमोसोम मिलकर ऑल क्रोमोसोम फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है, इसको बोलते हैं बुके स्टेज, ठीक है। बुके स्टेज कब मिलेगी आपको, लैप्टोटीन में मिलेगी। और एक क्वेश्चन और पूछ दिया, सबसे थिनेस्ट और सबसे लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम कब होंगे, थिनेस्ट एंड लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम कब दिखेंगे आपको, तो कह देना इसी लैप्टोटीन में। क्यों, पार्सली सबसे कम कंडेंस इसी स्टेज में रहेंगे, तो सबसे लंबे लंबे और पतले पतले क्रोमोसोम होंगे, और जैसे जैसे कंडेंसेशन होता रहेगा क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम छोटे और मोटे होने लगेंगे, ठीक है। जब फुली कंडेंस हो जाएंगे तो पूरे मोटे और छोटे हो जाएंगे, वो अपना ओरिजिनल शेप गेन कर लेंगे, ठीक है। जाइगोटीन में क्या होगा बताओ, यहाँ पर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, और इस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं साइनेप्सिस होगा। और साइनेप्सिस क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और यहीं पर क्या बनता है बताओ, बाइवेलेंट और टेट्राड यही बनते हैं, लेकिन दिखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्म हियर। और फैकाइटिन में क्या मिलेगा बताइए, ड्यू टू इंक्रीज्ड अट्रैक्शन, है ना, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, और दे टाइटली कॉइल अराउंड ईच अदर, इंट्रैक्शन बढ़ने की वजह से, जैसा हम देखा था यहाँ पर, इंट्रैक्शन बढ़ेगा इनके बीच में, और उसकी वजह से क्या होगा आपका, ये बहुत टाइटली, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम टाइटली कॉइल अराउंड ईच अदर, ठीक है। इसीलिए कहीं ना कहीं सर अब बाइवेलेंट अच्छे से दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बाइवेलेंट और टेट्राड बिकम्स क्लियरली विजिबल, बाइवेलेंट और टेट्राड इजिली विजिबल हो जाएंगे अब, ठीक है। और क्या देखा हमने बताओ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ये बनेगा यहाँ पर, फॉर्म बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, हाँ देखा था हमने डायग्राम में, ठीक। और जहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाया वहीं पर क्या होगा, वहीं से क्रॉसिंग, वहीं से कट करके एक्सचेंज करेंगे, तो क्रॉसिंग ओवर अकर, फैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक, ड्यू टू रिकॉम्बिनेज एंजाइम, किसकी एक्टिविटी की वजह से, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से क्रॉसिंग ओवर होगा यहाँ पर। और ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है दोनों काम कर रहा है, आपका एंडोन्यूक्लियस का भी काम कर रहा है और लाइगेज का भी काम कर रहा है, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, किएज्मेटा इज फॉर्म्ड। किएज्मेटा क्यों बनती है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये बना है, ठीक है, एक्सचेंज की वजह से वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, उसी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, किएज्मेटा। तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। फिर आ जाइए डिप्लोटीन में क्या देखा हमने, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सही है सर, वो डिसॉल्व करने लगेंगे, डिसअपियर होने लगेंगे, और उसकी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम दूर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और उसकी वजह से किएज्मेटा बिकम्स क्लियरली विजिबल, जब दूर जाना शुरू हो जाएंगे तो वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर क्लियरली दिखना शुरू हो जाएगा, तो किएज्मेटा क्लियरली विजिबल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर हमने लास्ट स्टेज पढ़ी थी क्या, डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या बोला हमने, कब कैसे पता चला डायाकाइनेसिस शुरू हो गई, तो जब टर्मिनलाइजेशन शुरू हो गया किसका, किएज्मेटा का,
तो मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियासमेटा, आप टर्मिनल से मूव करने लगेंगे वो, ठीक। और क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं इट इज अ ट्रांजिशन टू मेटाफेज। सही बात है सर, इसके बाद मेटाफेज ही आने वाली है, ट्रांजिशन स्टेज है मेटाफेज की तरफ, है ना। और बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस के एंड मतलब क्या, प्रोफेज का एंड। और प्रोफेज के एंड पर क्या होता है, सारे आपके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सारे सेल ऑर्गेनल डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस सब डिसअपियर हो जाएंगे। सही बात है, क्योंकि डायकाइनेसिस इज द एंड ऑफ प्रोफेज। मेटाफेज फर्स्ट में क्या देखा हमने कि जो बाइवेलेंट बने थे दे आर अरेंज्ड ऑन इक्वेटर और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, ठीक है। सारे के सारे वो 46 के 46 क्रोमोसोम में बच्चे वो 23 के ग्रुप में आकर इक्वेटर पर अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। उसी को बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। और एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा, सेग्रीगेशन और डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। मतलब क्या होगा यहाँ पर, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। वेरी गुड, होमोलोगस क्रोमोसोम, इनका सेपरेशन हुआ है ना। और क्या दिखेगा आपको यहाँ पर, सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होगा, सेंट्रोमियर का डिवीजन यहाँ पर नहीं होगा। सेंट्रोमियर का डिवीजन कब होगा, एनाफेज सेकंड में होगा, ठीक है। और सिस्टर क्रोमेटिड जो होंगी दे रिमेन्स अटैच्ड टू सेंट्रोमियर। सही बात है सर, वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही गया था, याद कीजिए, पूरा का पूरा क्रोमोसोम हमने भेज दिया था दूसरे पोल पर, ठीक है। पूरा दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक साथ गई। टीलोफेज में क्या देखा आपने, बताओ। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस सब रीअपियर हो गए, ठीक है। और टीलोफेज के बाद जस्ट बाद क्या चलेगी, साइटोकाइनेसिस होगी। और साइटोकाइनेसिस के बाद 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनेंगी, इसी को बोलते हैं डायड ऑफ सेल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं डायड ऑफ सेल, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो उनकी जो क्रोमेटिड है डुप्लीकेटेड फॉर्म में है, ठीक। और देखो क्रोमोसोम क्या देखा आपने, डू नॉट अंडरगो कंप्लीट डिस्पर्सल, बताया था पूरी तरह से डीकंडेंस वो नहीं होगा, जैसे कि नॉर्मली माइटोसिस में हो जाता है वैसा नहीं होगा, ठीक है। हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम पे आपको। मेयोसिस सेकंड में क्या देखा हमने, सेम एज माइटोसिस। और इसकी मेयोसिस सेकंड की एनाफेज सेकंड में क्या होगा बच्चे, सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा और सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ वही चलने वाला है, ठीक। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मेयोसिस फर्स्ट और मेयोसिस सेकंड के बीच में क्या आएगा आपका, इंटरकाइनेसिस, सब डिस्कस कर चुके हैं हम उसे। मेयोसिस के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे बच्चे। तो मेयोसिस की वजह से हमने देखा क्या कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्रोमोसोम के नंबर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, हर जनरेशन में बच्चे क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, ठीक है। अगर ये मेयोसिस नहीं होता तो फिर आपने देखा अभी क्या होता सर, ह्यूमन की अगर बात करें तो 46 और दोनों अगर माइटोसिस से गैमेट बना देते तो 92 हो जाता सर यहाँ पर ऑफस्प्रिंग के अंदर क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। तो इसलिए बोला कि फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अक्रॉस जनरेशन, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर को बनाए रख रहे हैं हम, किसके थ्रू, बाय मेयोसिस। और ये क्या करता है, ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी लाता है, इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी। कोई रीजन पूछ ले कैसे लाता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी, तो बोल देना सर क्रॉसिंग ओवर है सर, ठीक है। और यही रेस्पॉन्सिबल है फॉर वेरिएशन, वेरिएशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, ठीक। और वेरिएशन के लिए भी क्यों रेस्पॉन्सिबल है, क्रॉसिंग ओवर होता है यहाँ पर, ठीक। और वेरिएशन हर स्टेप में जो वेरिएशन होता है उसी की वजह से क्या होता है बच्चे, इवोल्यूशन भी हो पाता है, ठीक। इसलिए हम बोलते हैं कि वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि वेरिएशन कैसे इवोल्यूशन करा रहा है। अब हम बात करेंगे बच्चे चेक पॉइंट्स के बारे में जो हमारे सेल साइकिल के अंदर में देखने को मिलते हैं। चेक पॉइंट क्या होते हैं, तो हमारे सेल ने कुछ मैकेनिज्म बना रखी है जिससे कि वो ये चेक कर सके कि जो सेल साइकिल चल रही है, जो सेल डिवाइड होने वाली है, वो प्रॉपर वे में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ हमने चेक पॉइंट बैठा रखे हैं इस चीज को चेक करने के लिए बच्चे, तो हमारे इस सेल साइकिल में 3 चेक पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो चेक पॉइंट है आपका किसमें, G1 और S के बीच में, ठीक। दूसरा चेक पॉइंट हमें देखने को मिलता है G2 और M, मतलब कि G2 फेज कंप्लीट होने के बाद और डिवीजन फेज शुरू होने से पहले। और एक चेक पॉइंट आपको देखने को मिलता है बच्चे मेटाफेज और एनाफेज के बीच में, मतलब कि मेटाफेज कंप्लीट होने के बाद और एनाफेज शुरू होने से पहले। तो ये 3 चेक पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है इन चेक पॉइंट्स का, और इन चेक पॉइंट्स के को देखकर कौन है जो कि आपकी सेल साइकिल को चला रहे हैं। तो अपनी सेल साइकिल को चलाने के लिए बच्चे 2 हमारे पास प्रोटीन है, साइक्लिन्स और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जिसको हम सीडीकेस बोलते हैं। ये क्या करते हैं बच्चे, ये कंबाइनली क्या करते हैं, हमारी सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है।
और ये जो आपका ये जो चेक पॉइंट है, अगर हम सबसे पहले चेक पॉइंट की बात करें जो कि G1 और S के बीच में मिल रहा है, ये चेक पॉइंट क्या है? ये वो चेक पॉइंट है जहां पर सेल ये चेक करती है कि उसको सच में डिवाइड करना है कि नहीं करना है, उसके पास न्यूट्रिएंट है कि नहीं प्रॉपर, उसकी साइज प्रॉपर इंक्रीज हो चुकी है कि नहीं डिवाइड करने के लिए। तो ये सब चेक करने की जो पॉइंट होता है, ये सब चेक करने की जो जगह है, वो आपकी क्या है? G1 और S के बीच का जो गैप है यहां पर, ठीक है। ये जो ट्रांजिशन होता है, मतलब सर डिवीजन ऑफ डीएनए, जिसको आप रेप्लिकेशन बोलते हो, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए से जस्ट पहले ये सब चेक किया जाता है कि सेल को डिवाइड करना है या नहीं करना है, या फिर इस जीवन से निकल के उस सेल को कहां चले जाना है? G0 में चले जाना है। तो ये सब चीजें यहां पर डिसाइड हो जाती हैं। और एक बार अगर बच्चे इस सेल ने अगर ये वाला चेक पॉइंट क्लियर कर लिया, वो आगे चली गई, मतलब वो एस फेज में चली गई, मतलब उसका डीएनए डिवाइड हो चुका है, तो अब सेल को तो डिवाइड करना ही है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये सबसे मेन किस चीज को चेक किया जाता है यहां पर, तो इस चेक पॉइंट के बाद क्या आने वाला है? देखो एस फेज आने वाला है, और एस फेज में हमें पता है क्या होता है, एस फेज में सर डीएनए डिवाइड करता है, डीएनए डबल हो रहा है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन से पहले यहां पर हम ये चेक करते हैं कि जो डीएनए रेप्लिकेट होने वाला है, वो डीएनए, उस डीएनए में कोई डैमेज तो नहीं है। अगर कोई डैमेज होता है तो सेल फिर उस हिसाब से काम करती है, उसका रिपेयरिंग कराएगी, या फिर वो रिपेयर होने लायक नहीं है तो सेल क्या करेगी? इस साइकिल को यहीं पर स्टॉप कर देगी, हॉल्ट कर देगी, ठीक है। तो हमें हमारे जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ही माइनर, इसको बहुत ही कम लेवल पे हमें बात करनी है, यहाँ पर बहुत हाई लेवल पे नहीं जाना है, क्या क्या चीजें यहाँ पर होती हैं, क्या क्या कंट्रोल है, ठीक है। बस आप ये समझ लो यहाँ पर कि आपका जो जीवन और एस के बीच में ये जो चेक पॉइंट है, यहाँ पर ये चेक किया जा रहा है मेनली क्या, कि कोई डीएनए के अंदर कोई डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज होगा तो फिर आगे ये साइकिल नहीं जाएगी, क्योंकि सर इसके जस्ट बाद क्या होने वाला है? डीएनए डबल होने वाला है। उसके बाद ये जो आपका दूसरा जो चेक पॉइंट है वो क्या है, किसके बीच में है? या आपका G2 और आपके डिवीजन फेज के बीच में है। तो यहां पर ये चेक किया जाता है बच्चे, मेनली इस चीज का चेकिंग होती है यहां पर कि जो एस फेज में जो डीएनए डबल हुआ है, जो रेप्लिकेट हुआ है डीएनए, वो सही से रेप्लिकेट हुआ कि नहीं हुआ, वहां पर कोई डैमेज तो नहीं है, वहां पर कोई बेस पेयरिंग गलत तो नहीं हो गई। तो इन सब चीजों का जो चेकिंग है वो किया जाता है G2 और डिवीजन फेज के बीच का जो गैप होता है, जो चेक पॉइंट होता है यहां पर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं G2 to M, इसके बीच का चेक पॉइंट हो गया आपका। यहां पर मेनली क्या चेक किया आपने, बताओ डीएनए का रेप्लिकेशन प्रॉपर तरीके से हुआ या नहीं हुआ, वो हम यहां पर चेक करते हैं। क्योंकि इसके बाद अब क्या होगा, हमारा न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और वो जो डीएनए डबल हुआ है बच्चे, वो आगे चलकर किसी सेल का होल एंड सोल डीएनए बनने वाला है। तो अगर उस डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम पर अगर कोई बेस पेयरिंग में गलती हुई है, या फिर डीएनए में कोई डैमेज हो गया है, तो अब वो डीएनए जिस सेल का होने वाला है, आगे चलकर क्या होगा, उस सेल के अंदर एबनॉर्मल गलत प्रोटीन बनेंगी, ठीक है। तो वो सब चेक किया जाता है यहाँ पर कि जो आगे आप डॉटर सेल के अंदर जो डीएनए ट्रांसफर करने वाले हो, वो उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, वो प्रॉपर तो है पूरा, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो चेक पॉइंट है वो कहां पर बताओ, ये एम और मेटाफेज और एनाफेज के बीच में एक आपका चेक पॉइंट आता है, इसको M2A चेक पॉइंट बोला है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। इसका क्या, यहाँ पर क्या चेकिंग करते हैं हम, तो हमें पता है कि मेटाफेज के बाद क्या होता है। मेटाफेज के बाद आपने देखा है बच्चे कि ये जो सारे के सारे जो क्रोमोसोम लाइन से आकर यहाँ पर अरेंज हो गए हैं, कहाँ पर, मेटाफेज प्लेट पर। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, इनको खींच के, जो सिस्टर क्रोमेटिड है आपकी, ठीक है सर, एक क्रोमोसोम के अंदर जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड हमने पढ़ी हैं, उन सिस्टर क्रोमेटिड का क्या किया जाता है, यहीं से उनको खींच कर क्या करते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती हैं और उनको 2 पोल पर पहुंचा दिया जाता है। तो ये कब होगा, ऐसा कब होगा कि इन दोनों सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन कब होगा, जब एक यहाँ पर जो काइनेटोकोर है, ये जो सेंट्रोमियर है, इसके जो दोनों प्लेट लगी हैं दोनों साइड में, काइनेटोकोर जिसको बोल रहे हो, उन काइनेटोकोर से, दोनों साइड की काइनेटोकोर से, दोनों पोल से आने वाले स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे, तभी तो ये होगा बच्चे कि ये स्प्लिट करेगा, और एक काइनेटोकोर की पे अटैच जो स्पिंडल फाइबर है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड को खींचकर एक पोल पर लेकर जाएगा, और ये दूसरी पोल पर लेकर चला जाएगा दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड को। तो यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि ये जो आपके स्पिंडल फाइबर हैं, ये प्रॉपरली इन काइनेटोकोर से अटैच है या नहीं, ठीक है। ये दोनों पोल से आने वाले जो स्पिंडल फाइबर हैं, वो दोनों साइड की काइनेटोकोर से प्रॉपरली अटैच हुए हैं कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आपको बताओ, एबनॉर्मल डिवीजन होगा। यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा तो कहीं क्रोमोसोम के नंबर ज्यादा हो जाएंगे और कहीं क्रोमोसोम के नंबर गलत कम हो जाएंगे।
ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर चेक किया जाता है मेटाफेज और एनाफेज के बीच का जो चेक पॉइंट है। तो इसको भी लिख लेंगे एक बार। क्या देखा हमने, दिस डिटरमाइन वेदर ऑल सिस्टर क्रोमेटिड आर करेक्टली अटैच टू स्पिंडल फाइबर, करेक्टली अटैच है या नहीं। करेक्टली अटैच का मतलब होता है क्या, दैट इज कि काइनेटोकोर ऑफ ईच पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, हाँ, ईच पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड अटैच्ड टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की स्पिंडल फाइबर से वो काइनेटोकोर अटैच है या नहीं, ये यहाँ पर चेक किया जाता है।